मज़ेदार प्रोग्राम में आपकी होस्ट आबिंदा अनवर आपको खुशामदीद कहती हैं। उम्मीद करते हैं आप सब खैर आफियत से होंगे। और जनाब, आपको पता है कि हमारा जी करता रहता है कभी कुछ करने को, कभी कोई हमें बुला लेता है और कभी हम किसी को बुला लेते हैं। और हाँ, कभी कभार हम चले भी जाते हैं। और आज जो है वो हम लोग कैस्पर ग्रुप ऑफ कंपनीज के डायरेक्टर से आपकी मुलाकात करवाएंगे और आपको बताएंगे कि एक जो बिजनेसमैन होता है उसकी लाइफ कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि पर्सनल लाइफ में वो कैसे होते हैं। और बिजनेस के हवाले से भी ये बहुत इंफॉर्मेटिव सा प्रोग्राम होगा जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी कि कैसे आपने एक जगह से दूसरी जगह किसी को मूव करवाना है, मतलब चीज़ों को मूव करवाना है, तो आप कैसे जो है वो उसको कर सकते हैं। कैस्पर आपकी कैसे मदद करता है इसके बारे में जानेंगे। और हमारे साथ हैं जी, वेलकम करते हैं हम कैस्पर ग्रुप ऑफ कंपनीज के डायरेक्टर कामरान चौधरी को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया जी आप आए। और सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि ये जो आइडिया है कैस्पर का, ये बचपन से आप इस फील्ड में आना चाहते थे या मतलब कि किस चीज़ से इंस्पायर हो गए? अच्छा जी, ये इंटरेस्टिंगली ना जी कुदरत ने ड्रैग किया, टू बी वेरी ट्रू। अब कोई ऐसी इंस्पिरेशन बचपन में नहीं थी वैसे। आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेसिकली। और उसके बाद लेकिन आपको लगा कि आपके अंदर तो बिजनेस करने वाली क्वालिटीज है तो पॉलिश कर लिया। एग्जैक्टली, टू बी एन एंटरप्रेन्योर ये काफ़ी देर से था दिल में। और पहले खैर जब मैं इस फील्ड में आया एक जॉबियन था और एक प्रोफेस इसके ना बैकग्राउंड में भी मेरी जो फैमिली का भी कह एक जॉबियन नेचर थी, तो वहाँ से मूव करना एक एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आना वो थोड़ा डिफिकल्ट था। और बारिश का पहला कतरा बनना वो भी बड़ा डिफिकल्ट था उस वक्त। वैसे भी इंजीनियरिंग से सीधे इस पर आके एग्जैक्टली ये दोनों फील्ड्स इनफैक्ट ना 180 की डिग्री पे ऐसे कुछ उसका ऐसा कोई लिंक बनता नहीं इसके साथ, लेकिन इंस्पिरेशन कम हुई और इंटरेस्ट ज़्यादा डेवलप हुआ। पैसे ज़्यादा थे इसमें? अच्छा, ऐसा भी नहीं है बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि जो मेरी दूसरी फील्ड है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, उसके अंदर बहुत पैसा है वैसे। और वो उसे कहते हैं एक सहल रिज़्क भी हम कहते हैं। वो बड़ी आसानी से कमाया जाता है कि आप कह लें एक लैपटॉप पे बैठ के बड़ी आसानी से अपनी अर्निंग कर लेते हैं। लेकिन इसमें मुश्किल थी, लेकिन अब आप एक बिजनेस आइकन तो है ना। अच्छा हाँ, ये बात आपकी वजह है। वो कहते हैं ना कि आसानियों से पूछ ना मंजिल का रास्ता। अरे वाह, तो शायद भी जबरदस्त। अपने सफर में राह के पत्थर तलाश कर, वाह क्या कहने। जर्रे से कायनात की तफसीर पूछ ले, कतरे की वुसअतों में समंदर तलाश कर। जबरदस्त। तो एग्जैक्टली कुछ वैसे हुआ मेरे साथ भी। ये थोड़ा डिफिकल्ट था लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत था। तो जब मैंने स्टार्टअप किया पहले, मतलब जब मैंने जॉब इसमें स्टार्ट की थी इस फील्ड में, तो मुझे इतना मजा आया कि यार पूरी दुनिया में तरह तरह के बिजनेसेस हो रहे हैं। जॉब से स्टार्ट किया? एग्जैक्टली। और बड़े जूनियर लेवल जीरो पॉइंट पे चले गए, बिल्कुल स्क्रैच लेवल से ना, स्क्रैच रूट लेवल से स्टार्ट किया और बिल्कुल गले के एक ना जूनियर लेवल से। लेकिन उन तमाम चीज़ों को मेरा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हुआ, उन चीज़ों को सारे को सीखने का मौका मिला। और फिर वहाँ से इंटरेस्ट ने मेरा ग्रेजुअली मेरा बिल्ड होना शुरू हुआ और मुझे पता लगा कि यार इसमें तो ये बहुत बड़ा समंदर है और मतलब इसको बड़ा टाइम रिक्वायर्ड था आपको उस चीज़ों के नो हाउ के लिए भी। फिर खैर मैंने जब वो स्टार्टअप किया ना जी, उसमें पता लगा कि यार इतनी तरह के बिजनेसेस और पूरी दुनिया से ये मूवमेंट हो रही है। मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया और साथ साथ टू बी द एंटरप्रेन्योर जो है वो विश थी, वो साथ साथ थी, तो दोनों ने कोलैबोरेट कर लिया। फिर तो वो एक मौके पे आके फिर कह लेके ना वो फिर बारिश का पहला कतरा तब मैं बना और फिर मैंने जो है ना प्रॉपरली जो है ना इसमें बारिश का कतरा बनते हुए कैस्पर ग्रुप ऑफ कंपनीज के डायरेक्टर बन गए। अच्छा, इसका नाम बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब मुझे पता चला कि मुझे आपका इंटरव्यू करना है और कैस्पर, तो मैं सोचूं कि कैस्पर क्या है। तो मुझे इसका अभी फिर आपसे बात भी, तो मैं चाहूँगी कि दुनिया को भी पता चले कि आप कहाँ अभी तक आपने अपने बचपन को जिंदा रखा हुआ है इसमें। हाँ, ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और अक्सर औकात मेरे से ना ये मेरे जो इंटरनेशनल काउंटर पार्ट्स हैं वो भी पूछते हैं और यहाँ पे लोकल बहुत सारे क्लाइंट्स और दोस्त भी पूछते हैं कि कैस्पर बेसिकली ये है क्या। मतलब अगर हम सिर्फ उसके नाम की और लोगों की बात करें ना, तो कैस्पर बेसिकली हम जो छोटे होते बचपन में एक कार्टून कैरेक्टर था। वो एक कैरेक्टर ऐसा था कि वो एक झाड़ू पकड़ता था और हवा के दोष पे उड़ जाता था। तो मुझे ना वहाँ से था कि मैंने ये हमारी बड़ी टाइम डेफिनेट मूवमेंट होती है और लॉजिस्टिक्स हमेशा से कहते हैं आपकी एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। तो जब आपने सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आना है, लोगों को लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करनी है, तो उनकी पहली नीड क्या है कि टाइम डेफिनेट मूवमेंट है, आपने उसको फुलफिल करना है। उसके लिए
मैंने फिर ये कॉन्सेप्ट उस वक्त जो है ना, मैंने और मेरे डिज़ाइनर ने बैठ के हमें जो है हमने ये प्लान किया कि हम ये करेंगे कि हम इसको विद द स्पीड ऑफ एयर मूव करके देंगे आपको। हमारा एक लोगो है, एक हेक्सागोनल, वो भी शो करता है कि हम स्पीड ऑफ एयर के साथ मूव कर रहे हैं। अच्छा, अब वहाँ से हमें कैस्पर का नेम तो मिला, बट उसका नेम था, वो सी से कैस्पर स्टार्ट होता था। के से कामरान है तो के से कैस्पर भी है। वाह। और उसकी दूसरी वजह ये है, नहीं, आपकी क्रिएटिविटी दिख रही है। और दूसरी वजह ये है कि वो प्रोनाउंसिएशन में भी इजी था। इजी था। अगर आप के से कैस्पर प्रोनाउंस करते तो हमारे रीजन में उसको कह ले के ना प्रोनाउंस करना जरा इजी था। तो इसलिए हमने वो के से कैस्पर स्टार्ट किया और कॉन्सेप्ट ये रखा कि हम विद द स्पीड ऑफ एयर आपकी कंसाइनमेंट को मूव करके देंगे। बहुत खूब। लेकिन ये आपका आइडिया पेरेंट्स तक ये पैगाम भी पहुंचाता है कि आप जब अपने बच्चों की देखभाल कर रहे होते हैं तो वो जो चीज़ देखते हैं, सुनते हैं, वो बचपन से ही वो आइडियाज़ जनरेट होना शुरू हो जाते हैं, उनको वो अपना जहन बनना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा मैसेज है कि पेरेंट्स अपने बच्चों पर गौर करें कि वो क्या देख रहे हैं, वो क्या सुन रहे हैं। तो ये तो क्रेडिट आपके पेरेंट्स को भी जाता है, उन्होंने कैस्पर आपको दिखा दिया था। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे अब ये आप बताइए कि सफ़र तो ज़ाहिर बात है कोई भी आसान नहीं होता और हर्डल्स आती हैं। इस बिज़नेस में आपको बिज़नेस स्टार्ट करने में, फिर उसको इतना ग्रो माशाल्लाह आपने किया कि आज पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर ममालिक में इसका नाम है, तो क्या हर्डल्स आपको सामने आई? अच्छा, हमें ना जी बहुत सारी हर्डल्स, वैसे ये आपकी बात बिल्कुल बजाय कि कोई भी आप जब नया स्टार्टअप करते हैं ना तो आपको बहुत सारे जो है ना रास्ते के अंदर बहुत सारे कह लें कि ना वो हर्डल्स को साफ करना पड़ता है। इतनी छोटी छोटी हर्डल्स और उस वक्त हमें एक पहाड़ लगते थे। तो वो खैर अल्लाह ताला ने उसमें कर्म किया कि हमने ना चीज़ों से साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ों से हमने लर्न भी किया, सोल्यूशन भी निकाले। इवन छोटा सा मैटर था कि हमें कंसाइनमेंट मूव करते हैं तो उसके अंदर हमारे जो सबसे बड़ा इशू जो उस वक्त मुझे नज़र आया और जो अब तक वैसे अभी भी हमारी फील्ड के अंदर ये पाया जाता है कि आपने अपनी इंटरनेशनल रेमिटेंस कैसे फॉरवर्ड करनी है। आपको बैंक की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलती। आपको कहा जाता है कि आपने अगर छोटी सी अगर फ्रेट मूवमेंट भी आपने पेमेंट करनी है तो एक पलंदा पूरा मांगा जाता है आपसे कि इतने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं, इतनी मेंबरशिप सबमिट करवाएं, आपका इतने साल का जो है ना वो टेन्योर होना चाहिए, आपको इतने साल से चैम्बर की मेंबर होना चाहिए, फिर हमारे अपनी जो फ्रेट की मेंबर्स हैं उसके लिए आपको इतने 2-3 साल से आपको मेंबर होना चाहिए। तो मैं तो बिल्कुल जब स्टार्टअप किया था तो ये था कि डे फर्स्ट से स्टार्ट किया और डे फर्स्ट से हम ब्रेक इवन पे थे। तो जब उसी वक्त हमारे पास कंसाइनमेंट तो थी लेकिन चैलेंजेस भी साथ थे। अब इस तरह के चैलेंजेस के जो उसके अंदर आप जब निटी-ग्रिटी में जाते हैं तो पता लगता है कि यार आपने अपने जो है ना क्लाइंट सेटिस्फेक्शन को भी मीट कर लिया, आपने ऑपरेशन को भी मीट कर लिया, लेकिन जब आपने यहाँ से वो टेक्निकली आपने पेमेंट रूट करनी है तो उसको आप किस तरह से वो करेंगे, मीट करेंगे। बैंक्स ने बहुत सारे इश्यूज बल्कि क्रिएट किए, लेकिन फिर खैर हमने उन सारों को जो है ना किसी न किसी तरीके से एडजस्ट किया, उनको जो है हमने डॉक्यूमेंटेशन को पूरी की। अब वो पता लगता है, अब तो वो चीज़ें सारी कह लें कि क्लिक पे हो रही होती हैं। स्टाफ भी सारे का सारा जो है ना वो बड़ा माशाल्लाह वेल इक्विप्ड है, बट उस वक्त वो बड़ी ट्रबल थी और वो बहुत बड़ा पहाड़ नज़र आ रहा था। तो खैर अब लर्न से अर्न तक का सफर तो तय हो गया। exactly. मुश्किल था लेकिन इंटरेस्टिंग था। नाज़िम बढ़ते एक मुख्तसर ब्रेक की तरफ लौट करेंगे और साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। कामरान साहब मुझे ये बताइए, ये तो आपकी हर्डल्स होगी ना, आपके एंड से आपको बिजनेस करने में क्या प्रॉब्लम्स आई, तो जो कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स आती हैं उसको फेस करनी पड़ती हैं कि उसको इंटरनेशनल मूव करनी है कोई चीज़ या नेशनली, तो वो जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनके बारे में मैं चाहती हूँ कि आप थोड़े वजाहत के साथ बयान कर दें। अच्छा, ये बड़े इंपॉर्टेंट मैटर है। अब मामला ये कि जिस रीजन के अंदर हम रहते हैं इस रीजन में कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी पुअर होती है इस मामले में, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि जो हमारे जिसे हम बोलते हैं हमें पेटी भाई कहते हैं, जो हमारी पेटी भाई है ना वो उनको समझाना नहीं चाहते, इंटेंशनली बताना नहीं चाहते। और आपको ये भी ओवरऑल प्रॉब्लम है कि अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ नहीं चलते और वो जानबूझ के बताना भी चाहते हैं यार ये सीख जाएंगे समझ जाएंगे तो शायद पता नहीं हमें नुकसान होगा। और ये आपको सुन के बल्कि बड़ी गले के ना वो भी हैरत होगी कि बहुत सारे कस्टमर ने मुझे आके ना
इस चीज़ में ख़ास तौर पे ये अप्रिशिएट किया कि जी आपने हमारा नॉलेज बढ़ा दिया। और उन्होंने ख़ास तौर पे बताया कि हमें बहुत सारे हमारी फील्ड के जो भाई थे, जो लॉजिस्टिक्स से, सप्लाई चेन से या फ्रेट फॉरवर्डिंग से या शिपिंग से रिलेटेड थे, वो कहते उनको नहीं बताते थे, बल्कि बड़े ब्लंट हो जाते थे इस मामले में कि जी आपको ये क्यों जानना है। तो सबसे पहले खैर ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई आप कस्टमर को पूरा नॉलेज दें, उसका हक है, उसका राइट है। हम तो उसकी मूवमेंट कर रहे हैं, लाइक हम सर्विसेज दे रहे हैं, उसका करोड़ों अरबों का सामान है, तो वो तो ज़्यादा स्टेक पे है, तो उसको हक है कि उसे पूरा बताया जाए कि यार पूरा प्रोसेस क्या होगा। तो इसलिए फिर खैर हमने ये बेड़ा उठाया कि हम उनको पूरा नॉलेज देंगे, हर चीज़ उनको बताएंगे। तो हमने एक फ्री कंसल्टेंसी स्टार्ट की और वो हमारे ऑफिस में फ्री कंसल्टेंसी अवेलेबल है। हम अपने तमाम कस्टमर्स को, अपने वॉक इन कस्टमर्स को, जो हमारे रेगुलर कस्टमर उनको भी, उनको फ़ोन कॉल पे भी जब आते हैं तब भी उनको तमाम डिटेल देते हैं। अच्छा, फिर ये थोड़ा सा टेक्निकल है, तो इसमें हम साथ साथ ना उनको वो नॉलेज साथ साथ प्रोवाइड करते रहते हैं कि अब टेक्निकली उनकी मूवमेंट कैसी जा रही है। तो सबसे पहले ये है कि आपको प्रोवाइड करना चाहिए। मेरी गुजारिश अपने तमाम जो फॉरवर्डर हजरात हैं उनसे भी गुजारिश है कि आज उनको ना एजुकेट करें अपने कस्टमर्स को। अच्छा, अब दूसरे एंड पे ये आते हैं जिसका हक है पूरा कस्टमर के जानने का। जब वो पूरी चीज़ जान जाता है ना, अब वहाँ पे एक इश्यू क्रिएट क्या होता है कि वो कहता है कि अच्छा अगर मतलब वो फिर ना बड़ी ही टाइट किस्म की निगोशिएशन स्टार्ट कर देते हैं। तो वहाँ पे उनको समझाना चाहिए कि यार आप एक ना मतलब रिजनेबल से मार्जिन के साथ चलें ताकि विन विन सिचुएशन क्रिएट हो जाए। अब अगर हम स्पेसिफिकली बात करें कि क्या क्या चैलेंजेस है और क्या क्या इश्यूज हमारे कस्टमर्स को आते हैं, तो आजकल जो बड़ा इशू चल रहा है वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का है, क्योंकि रेमिटेंस का इशू है, तो इसलिए एलसीज का इशू है। आपकी जो एलसीज ओपन ही होती है तो फिर वो जाते हैं इफ यू टॉक अबाउट द टेक्निकल टर्म, देन जाते हैं डीए के ऊपर। अब डीए के ऊपर दैट्स कॉल्ड द डेफर्ड पेमेंट, जिसके अंदर 360 डेज की, 180 डेज की, कैश ऑन अराइवल की, इस तरह की कुछ ऑप्शन है जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अलाउ की हुई हैं। तो हम उन तमाम रूल्स को फुलफिल करते हुए जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अप्लाई किए, तमाम बैंक्स के साथ और कस्टमर्स के साथ कंसल्ट करके उनको एक पूरा स्मूथ वे क्रिएट करके देते हैं ताकि उनके लिए कोई इशू ना बने और उनके लिए कोई हैजल ना, और टाइम डेफिनेट मूवमेंट है तो उनका टाइम वहाँ पे वेस्ट ना हो। तो हम वो सारी चीज़ें पहले ही अरेंज करके उनको देते हैं और उसमें साथ साथ उनको बताते हैं कि यार ये प्रोसेस था, उसकी वजह ये थी और ये प्रोसेस यहाँ से होके गया। तो दूसरा इशू जो आता है जिसमें ख़ास तौर पे तमाम कस्टमर हजरात से गुजारिश है कि उन्हें थोड़ा सा नजरसानी की ज़रूरत है। डॉक्यूमेंटेशन के कुछ मैटर होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं हमारी, कुछ बिल ऑफ लेडिंग, कमर्शियल इनवाइस एंड पैकिंग लिस्ट, ये कुछ हमारे बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। समटाइम कस्टमर्स बेसिक चीज़ें प्रोवाइड नहीं करते और वो कहते हैं जी कि आप ही नहीं करना तो सारा कुछ कर रहे हैं। तो हम कैस्पर तो हैं लेकिन हम जिन नहीं है। तो हम उनको करके देंगे, लेकिन हमने जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फॉर्मेलिटीज वो फुलफिल करनी है, जो कस्टम्स की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करनी है, जो स्टेट बैंक की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करनी है। इन सब को फुलफिल करते हुए हमने एक पूरा स्मूथ वे क्रिएट करके देना है। और लेट मी टेल यू कि ये सारा बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव होता है। हमारी बहुत बड़ी मार्केट है जो कि इस प्रोसेस को अवॉइड करने के लिए उनको ओवरचार्ज किया जाता है। आपने मेरे सवालों में कमी कर दी है। मेरा ये भी सवाल था आपसे कि आपकी चूंकि सप्लायर कंपनीज बहुत ज़्यादा हैं, तो आपकी स्पेशलिटी क्या है? तो वो आपने पहले ही बता दी कि हम काउंसलिंग कर रहे हैं और ये बहुत बड़ी बात है। रियली अप्रिशिएट कि आप नॉलेज भी फ्राहम कर रहे हैं। और अच्छा, ये तो हमारे यहाँ एक हमारे ख्यालात है ना कि भाई अगर कोई काम सीख जाएगा तो वो कर लेगा, नहीं, जिसका काम उसी को साझे और वही करता है। सही होगा। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि कोई ऐसा कस्टमर आया हो कि जिसने ऐसी कुछ बात कही हो तो जो आज भी आपको वो किस्सा याद हो, यार वो कस्टमर आया था और इस तरह की कोई कहानियां होती है कस्टमर्स की? अच्छा, रोज होती हैं वैसे तो। नहीं, कोई एक जो आपको बहुत मजे के लिए इंटरेस्टिंग सी हो। हमारे पास कस्टमर की जी असल में तो ना बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियां हैं, बट विद लॉट्स ऑफ अपॉलॉजीज है क्या कि हर एक की ना अपनी कॉन्फिडेंशियलिटीज है। अब हर कस्टमर ने आके जब भी कोई चीज़ें हमसे ना मतलब कोई डिस्कस की हैं या कोई चीज़ बताई है, उसके अंदर उसकी अपनी की कॉन्फिडेंशियलिटी पाई जाती है। तो हम
ये कहते हैं, बिल्कुल हम डंके की चोट पे ये कहते हैं वैसे, कि हम वो कॉन्फिडेंशियलिटी जो है ना वो हम बरकरार रखते हैं। क्योंकि हमारे पास एक ही फील्ड के बहुत सारे कस्टमर आते हैं, वो एक दूसरे के कंपेटिटर्स होते हैं, तो हमारे पास वो अमानत भी है और हमारे पास वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो हम उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए पूरी अमानतदारी निभाते हैं और हम ये कोशिश करते हैं कि उनकी पूरी कॉन्फिडेंशियलिटी जो है ना वो 100% वहाँ पे वो फुलफिल हो। किसी के दूसरे के पास कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास तो बहुत सारे राज हैं लेकिन एक में से बात बता देता हूँ। हमारे कस्टमर हैं और फेडरल चैम्बर के वो एक्स प्रेसिडेंट भी रहे हैं और वो जब हमारे पास आते हैं तो उन्होंने स्पेसिफिकली नाम लेके हमसे पूछा, 5 कस्टमर्स के नाम लिए। उन्होंने कहा जी कि ये मूवमेंट करते हैं, तो उन्होंने हमसे स्पेसिफिकली पूछा कि किस रेट पे करते हैं। तो मैंने कहा जी जिस रेट पे करते हैं हम आपको भी बड़ा कम्पेटिटिव दे देंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें उनका रेट चाहिए, मतलब द बाइंग रेट जिस पे वो करते हैं। अच्छा, वो अब सब डिटेल हमारे पास होती है, लेकिन उनसे मैंने फिर गुजारिश खुद की कि जी वो कॉन्फिडेंशियलिटी है, वो तो मैं आपको बता नहीं सकता, और अगर आप दोबारा फिर ये पूछेंगे तो फिर मैं आपसे एक्सक्यूज करूंगा कि शायद मैं आपके साथ ना काम कर सकूं। तो लेकिन बहरहाल खैर हुआ ये कि वो उन्होंने रिपीटेडली कितने माह तक, थोड़े एक मदरसे के बाद फिर कहीं मतलब वो मीटिंग रखते थे, मिलने के लिए आते थे और फिर मुझे ये पूछते थे कि शायद कहीं बता दे। तो बहरहाल फाइनली उनसे फिर जो है ना मुझे बड़ा क्लियर वर्ड से मैंने दरखास्त की सर ये नहीं आपको बताया जाएगा। तो बहरहाल मैं तो वो हमारे बड़े सीनियर कस्टमर हैं, तो इनफेक्ट थे तो क्योंकि इसी वजह से ना हमने थोड़ा सा पुल बैक किया कि यार हम किसी भी ना किसी कॉन्फिडेंशियलिटी वो नहीं कर सकते, उसको ओपन नहीं कर सकते। तो वो रिपीटली पूछते थे, एक दफा नहीं कई दफा। मुझे हैरत इस बात पे थी कि ये वो नॉर्म्स हैं या ये वो एटिकेट्स हैं या ये वो अखलाकियात हैं इसमें अगर आप एक दफा गलती से तो कर जाएं लेकिन दोबारा नहीं कर सकते। तो अनफॉर्चुनेटली ये चीज है ना, क्या पता कोई उधर भी बहुत बड़ा राज हो। हाँ बिल्कुल आपकी बात सही है। अच्छा, जैसे कि अब ईद भी करीब है तो कुछ ऑफर्स वैसे कंपनीज लगाती हैं, तो इसमें भी क्या लॉजिस्टिक के इसमें सर्विसेज में भी कोई ऑफर्स आप देते हैं कस्टमर्स को? बम्पर ऑफर। अरे वाह। अच्छा, हमारे अब की बार ईद पे क्या दे रहे हैं ऑफर? अब के बार हम ईद पे लाइव चल रहे हैं अपने तमाम हम कस्टमर्स को उनको हम इससे तो गिफ्ट हैम्पर्स भी देते हैं और ईद से रिलेटेड हमारे पास खैर हमारे जो बाकी जो हमारे मैंगोज हैं वो भी उनको डिलीवर किए जाते हैं। अच्छा। और उसके साथ साथ खैर मैंगो सारी टीम सुन रही है तो ये तो एक ईदी का पार्ट है, ये तो उनको चाहता है। सही। और जो मैं आपसे बम्पर ऑफर की बात करूं वो ये होता है कि हमारे इसके अंदर ना जैसे ईस्टर पे लगती हैं बहुत सारी जो सेल्स लगती हैं, हमारे पास यहाँ पे मुख्तलिफ सेल्स तरह लगती हैं। हम ये करते हैं कि जब एक पीक सीजन आता है ना हम अपने कस्टमर्स को फैसिलिटेट करते हैं उसमें, और उसमें क्योंकि रोटेशन बहुत तेज होती है तो हम अपने बल्क रेट्स, क्योंकि हमारे पास वो मूवमेंट बल्क में आ रही होती है तो हम अल्टीमेटली उनको वो डिस्काउंट ऑफर करते हैं। तो ये थोड़े डिफरेंट डिस्काउंट होती है क्योंकि हमें एड हॉक मिलता है, एयरलाइन की तरफ से एड हॉक मिलता है। जहाँ पे हमने 1000 मूव करना था, यहाँ पे अगर हम कोई 12,000 की इकट्ठी मूवमेंट कर रहे हैं तो एड हॉक रेट होता है, तो उसके मुताबिक हम उनको देते हैं। अच्छा, ये मेरी डिस्कशन हुई हमारी फील्ड के बहुत सारे हमारे दूसरे पेटी भाई से, तो वो कहते हैं यही तो टेन्योर होता है कमाने का कि जब हमारे पास वो आता है बल्क बनता है हम वहाँ से अर्निंग करते हैं। तो पर हम उस तरह की वो वहाँ से अर्निंग हम नहीं करते, हम कहते हैं कि यार हमारे पास अब ना जो हमारे 90 तुले मार्जिन है वहीं पे रहना चाहिए। कस्टमर आपका पक्का है और वो चूंकि कस्टमर टू कस्टमर बनता है, अगर आप फैसिलिटेट कर रहे हैं, अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो अब प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इस चीज़ से कितने लोग फायदा उठाए? कस्टमर फ्लोट बढ़ता है, ग्रैप होते हैं कस्टमर्स इनसे। अरे वाह, हमें लगता था खवातीन ही होती हैं 10% डिस्काउंट पे, 15% डिस्काउंट पे, यहाँ पे भी होते हैं। अभी एक चलते हैं मुख्तसर से ब्रेक के बाद लुत्फ कराएंगे बता देगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी कामरान साहब, हमारी बहुत सारी बातें हो गई और कुछ राज की बातें आप बता रहे थे कि होते हैं कस्टमर जो कि पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज मैं भी कुछ राज की बातें जानना चाहूँगी आपसे। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि लाइफ में बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ अचीव भी कर लिया और किसी कंपनी का डायरेक्टर होना कोई छोटी बात नहीं है, और फिर आपने जिस पॉइंट से स्टार्ट किया, मुझे बताइए कि कोई अभी भी ख्वाहिश बाकी है?
अच्छा, वो कहते हैं जी हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले। आपके अंदर का शायर भी निकल रहा है। तो ये तो रहती है मरते दम तक, जी। ख्वाहिशत रहेंगी। अगर ख्वाहिशत नहीं होगी तो आप ग्रो कैसे करेंगे? Grow कैसे करेंगे? आप अपनी ख्वाहिश को, अपने ख्वाब को अचीव करने के लिए कोशिश करते हैं। मतलब अभी और तक आप ख्वाब देखते हैं? बिल्कुल, ओह वाह। वो देखता भी हूँ और ये फिर उसके interesting बात है। तकमील की कोशिश भी करता हूँ। वाह, तो अभी जो ताजा ताजा ख्वाब है वो कौन से वाला है? अच्छा, जो सबसे ताज़ा ख्वाब है ना जी, वो ये है कि मुझे अल्लाह ताला इतनी इस्तात दे दे कि मैं पूरी दुनिया में उसकी मखलूक की खिदमत कर सकूं। अरे वाह, और जबरदस्त। टू बी वेरी ट्रू, ये मेरे ना, ये मेरी दिली ख्वाहिश है। मुझे कोई इतना बड़ा एंटरप्रेन्योर नहीं बनना कि मेरी पूरी दुनिया के अंदर मेरे जहाज चल रहे हों और मेरी जो है ना मतलब कि टंके बज रहे हों। मुझे गुमनामी की ज़िंदगी भी वो कह लेके ना वो कबूल है, लेकिन आई रियली विश, क्योंकि मेरा ना सेटिस्फेक्शन लेवल मुझे लगता है ये है। और ये कुछ टाइम लगा मुझे ये खोज लगाने में, ये भी समझने अंदर में है, ये कि हाँ, creativity भी है। कि असल में सेटिस्फेक्शन क्या क्या है। है? जितना मर्जी आप अर्न कर लें, आपकी वो सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो फाइनली आई कम टू नो कि अच्छा ये सेटिस्फेक्शन है। और फिर मैंने इस मामले में मैंने दुआ की, और मैं करता भी हूँ रिपीटेडली, अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अगर ये तुझे कबूल हो और अगर मेरे हक में बेहतर हो तो कुछ ऐसा बना दे कि मैं मतलब जिस हद आपका तक हो जी सके। करता है कि आप सोशल वर्कर भी बने, सोशलिस्ट के तौर पर भी जाने जाएं। हाँ, आप कह सकते हाँ, हैं। तो क्या जी करता है अगर आपको मौका मिले कि आप एक सियासतदान बन जाए तो सियासतदान बनना चाहेंगे? कतई तौर पे नहीं। इतना इतना सफेद कड़क जवाब। हाँ, क्योंकि मेरा ना इससे रिलेटेड मैं ये जान चुका हूँ कि हमारी सियासत में एक मेरे जैसे सादा लोग और स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा जो है ना, हाँ। उसकी दाल ही नहीं गलने वाली। दाल ही नहीं। तो वैसे दाल जिंदगी में गली कहाँ पे है? दाल जी वैसे तो स्कूल में, कॉलेज में, यूनि में? ना ना कहीं तो गली असल होगी। में ना अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जहाँ पे कदम डाला है वहाँ पे दाल गली है। अच्छा। मतलब ये अल्लाह की रहमत है। अब आप ये नहीं कह सकते कि आप सादा हैं। ठीक है, आपने मेरे सवाल को स्विच कर दिया, अब आप नहीं कह सकते कि सादा है। अच्छा, नहीं मैंने वैसे उसको इतना टिल इतना नहीं किया, वैसे मैंने इतना टिल नहीं किया, सही। लेकिन मैंने हकीकत बयान कर दी। जबरदस्त। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताइए कि लाइफ में आप बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं लाइफ में, लेकिन कभी कोई ऐसा उतार चढ़ाव आया कि जो पछतावा बन गया हो, यार काश मैं ये कभी करता ही नहीं, एक बार वक्त पीछे चला जाए और मैं उस जो हुआ था उसको वापस ले आऊं? अच्छा, जो पछतावे तो जो है छोटे मोटे भी, खैर कुछ बड़े, कुछ होते जो हैं। लॉसेस हुए ना, हाँ। वो पछतावे बने। जी। अच्छा, अब इसके अंदर बहुत सारे फाइनेंशियल लॉसेस भी हुए, लेकिन वो पछतावे नहीं बने। लॉस क्या था कि जब मैंने अपने बहुत ही खुशफीक वालिद को खोया, जब इतनी मोहब्बत करने वाली वालदा को खोया, वो ऐसे लॉसेस थे आई रियली विश कि कहीं दोबारा वापस जाए और मैं उनकी जो है ना 3 गुना ज़्यादा खिदमत कर सकूं। बहुत जबरदस्त। तो ये वाज द मोमेंट कि मैं ना अपनी वालदा के साथ सफ़र हिजाज पे गया। तो इतना उस वक्त पता नहीं था कि वालदा जो थी ना उस वक्त, उनके ज़रा पाँव में कुछ बम था, तो उनको मैं साथ लेके ना व्हील चेयर पे मैं तवाफ़ करा रहा था। मेरी चची मेरे साथ थी, तो मतलब 2 माएँ साथ थी। उनका बाईपास हुआ था, उनको भी खैर मेरे साथ तवाफ़ करा था। तो उस दौरान में ना वो नंगे पाँव था, तो मुझे लगा कि मेरे ना कट लग गए शायद, इतना चल चल के ना पाँव पे। तो लेकिन अब मैं उन्हें जब लेके वापस पहुंचा हूँ, मैं होटल पहुंचा हूँ उम्रा कंप्लीट करने के बाद, मैं उस वक्त यकीन कीजिए मैं रोया हूँ, लेकिन अपनी तकलीफ से नहीं रोया। मेरी वो खुशी के आंसू थे कि अल्लाह तूने मुझे इतनी सादत दे दी है। तो मतलब वो वाले जो मोमेंट थे ना, वो ऐसे मोमेंट है वो कभी भुलाए नहीं जा सकते। आई रियली विश कि कभी ऐसा मुझे मौका अगर मिले, मैं बार बार ख्वाहिश करूंगा कैसा मौका मिले तो मैं वहाँ जाके ना उनकी जो है ना खिदमत कर सकूं। जितनी भी मर्जी कर दूं, मुझे पता मैं हक अदा नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी कोशिश करूँ इतना कर। शायरी भी अच्छी करते हैं, तो कोई शायर भी अंदर है कहीं घुसा हुआ? बिल्कुल है। तो फिर एक शेर, पहले एक शेर सुनाए, बाकी बात बाद में। अच्छा, आपका फेवरेट? अपने सुनाता हूँ वैसे। अच्छा, या देयर वाज टाइम अरे वाह, स्कूल लेवल में, यूनिवर्सिटी लेवल में मैं कहते कि ना ये हरकत भी करता रहूं। मतलब शायरी भी करता रहूं। दिल भी टूटा हुआ है? नहीं, टूटा नहीं है, इसीलिए शायद उसमें एक्सेल नहीं कर सका ना, लेकिन कह लेकिन मतलब दिल लगा था वैसे? हाँ, लगा था, लगा है,
लगा था, लगा है, कवर उसे कर अपना गए, लिया कवर कर ऐसे। गए, कवर कर गया, ठीक हो गया। तो फिर इसलिए शायरी भी थी जबरदस्त। तो फिर इरशाद, अच्छा, उसका थोड़ा स्याको सवाब भी है, मैं ठीक बताता हूँ है। कि मैं मॉर्निंग मैं तो चाहती हूँ आप बताएं। अच्छा, वो तो रोमांटिक है भी और नहीं भी। मतलब ये था कि मैं ना मॉर्निंग वॉक पे जाया करता था, और एक सुबह में जा रहा था और मैं रोज अपनी ना कैनाल के साथ साथ वॉक किया करता था। तो एक दिन मैं क्या देखता हूँ कि शीशम का पेड़ है और उसकी एक टहनी जो है वो यूं राउंड शेप में झुकी हुई है और वो पानी को छू रही है। वाह, तो बेसाख्ता उस वक्त निकला था कि झील के पानी पर शाख जब भी झुकती है, अरे वाह, झील के पानी पर शाख जब भी झुकती है, सोचता हूँ आंखों के अबरुओं के बारे में। अरे वाह 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 वाह, जबरदस्त। लेकिन कभी किसी हसीना को देखकर भी ये ख्याल आया? अच्छा, अब उसका भी आपको मैं बताता चलूं। एक तखय्युलाती कॉन्सेप्ट बना। हाँ। मतलब एक वो तखय्युल था जिसकी बिहाफ पे मैंने कता का, और इंटरेस्टिंगली उस कते को मेरी यूनिवर्सिटी के पता नहीं कितने स्टूडेंट ने कैश करवाया। वाह, क्या कहने। मैंने नहीं कराया, उन्होंने मतलब करवाया। क्या आप स्पोर्टिंग रोल भी अदा करते हैं, क्या? स्पोर्ट करते रहे, सही है। तो वो मैं अर्ज करता हूँ कि वो मैंने कहा था जी कि जुल्फ की बात अच्छी लगती है, क्या इसलिए रात अच्छी लगती है। क्या कहने। वाह, मैं नहीं कह रही है दुनिया भी, तो मेरे साथ अच्छी लगती है। अरे वाह वाह, जबरदस्त। तो ये तो- मैंने, हम्म, सॉरी टू कट यू, ये शेर मैंने अपने बहुत सारे कोलीग्स को यूनिवर्सिटी के टाइम के दौरान में दूसरों को सुनाते हुए सुना जब मैं वहां से गुजर रहा होता था। ओ, तो कैसा महसूस होता था? अच्छा लगता था। मैं आपने जाते हुए किसी को स्माइल लेके आता सुनाया? था। आपने किसी को सुनाया? नहीं, मैंने स्पेसिफिकली मैंने किसी को सुनाया नहीं। मतलब मैंने सुनाया था मतलब पब्लिक। आई एम लकी वन। मुझे तो सुना दिया आपने। हाँ, ये बात ही बजाय हाँ। कि मैंने 1 to 1 किसी को नहीं सुनाया। मैंने सिर्फ पब्लिक को सुनाया है। सही, सही हो गया। स्टूडेंट कैसे थे? मैं जी फ्रंट रो में, पहली रो में बैठने वाला स्टूडेंट। सही। मतलब मुझे ये याद है कि मैंने क्लास 1 से लेके अपने यूनिवर्सिटी लेवल तक मैं सिर्फ क्लास 2 में सेकंड आया था, और मैं बहुत रोया था। मतलब मेरी वालदा और वालिद साहब वो मुझे कहते, बेटा हुआ क्या, तुम तो सेकंड आए हो। मैं कह रहा था व्हाई सेकंड, मुझे फर्स्ट आना था। वाओ। तो ये शुरू से था वैसे ना। तो बहरहाल फिर यूनिवर्सिटी में आके मैंने बहुत सारी कह लेके ना जो सोशल वर्क भी स्टार्ट कर दिया। अब बहुत सारी कह लेके वो एनजीओज और सोसाइटीज रन कर रहा था, तो उस वजह से खैर, बट मेरे जीपीए अच्छे थे, सीजीपीए अच्छे थे। तो क्या हो सकता है कि कंपटीशन भी टफ हो, तो पोजीशन तो नहीं तब थी यूनिवर्सिटी में, लेकिन मेरे सीजीपीए हमेशा अच्छे रहे उससे। और मूवीज ड्रामास अच्छे लगते हैं? हाँ जी, बिल्कुल अच्छे लगते हैं। रिसेंटली कौन सी मूवी देखी है? मैंने रिसेंटली देखी है फास्ट एंड फ्यूरियस 10। अच्छा, जबरदस्त, सीधा हॉलीवुड में पहुंच गए। अगर कभी एक्टिंग का मौका मिले तो एक्टिंग करेंगे? कोई फिल्म मिल जाए, कोई ड्रामा मिल जाए? अच्छा, कभी वैसे ना सोचा नहीं है। नहीं सोचा? हाँ जी। हाँ। और किसी आपकी फेवरेट हीरोइन कौन सी है? पाकिस्तान में मायरा खान, और हाँ वही बेहतर। और कभी उनके साथ मौका मिले काम करने का, एक्टिंग करने का, तो सोचा जा सकता है। सोचा जा सकता है, सोच सकते हैं ये। जबरदस्त हो गया। और मुझे ये बताइए, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स असल में इसी ख्वाब को सच करने के। ये मायरा खान के साथ? कहते तौर पे नहीं, जो आपसे पहले अर्ज कर रहा था ना सही। कि मेरी जो विश है और जो दुआ है जी, जी। कि मुझे खुदा इस काबिल कर दे जी, कि social मैं work उसकी करूं। मखलूक की खिदमत कर सकूं। सही। अच्छा, अब एक तो स्पेसिफिकली सोशल वर्क से जी, रिलेटेड जी। कि आपकी एनजीओ कोई चल रही है और आप वहाँ, हाँ। मैं चाहता हूँ कि मैं सोशल वर्क भी करूँ, लेकिन मैं अपने कॉर्पोरेट सेक्टर में इस सेक्शन को इतना जब फैलाऊं, उसके अंदर भी मैं एक अपने एम्प्लॉय का और उससे रिलेटेड तमाम लोगों का, उनकी फैमिलीज का भी ख्याल रखूं। तो हम यहाँ पे भी कर रहे हैं इस वक्त। मतलब मेरे जो पाकिस्तान ऑफिस के अंदर भी है तमाम एम्प्लॉयज के लिए, हमारे पास मतलब उनकी काउंसलिंग भी होती है, उनके साथ बैठ के डिस्कशन होती है, उनकी फैमिलीज के मैटर्स भी होते हैं, और उनको ये सबको पता है कि हमारे हर एम्प्लॉय, हम असल में ना
एक कंपनी या एम्प्लॉयज़ को नहीं, हम एक एज पर फैमिली को ग्रो कर रहे हैं। तो इस फैमिली का हर मेंबर जब हमारे साथ अटैच होता है, हम उसके साथ ये चीज़ एक कमिटमेंट होती है कि उनकी जो खुशियाँ हैं और हमारी खुशियाँ वो साझी हैं, और उनकी जो गम है या परेशानी है वो भी हमारी हैं। तो हम उनके साथ स्टैंड करेंगे, उनके साथ शाना बिशाना खड़े होंगे। तो ऐसे ही हमारी कोशिश है कि हमारा अभी रिसेंटली हमारा यूएस ऑफिस वो हमने बिल्ड किया है, और हमारा पहला ओवरसीज ऑफिस दुबई था, उसके बाद हमने इटली, जर्मनी, मलेशिया में ओपन किया, रिसेंटली यूएसए में ओपन किया। तो वहाँ पे भी किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के बगैर, ना वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ना वो रिलीजन की डिस्क्रिमिनेशन है, किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के बगैर हम कहते हैं कि यार हमने मैनकाइंड के साथ जितना हो सके उनकी खिदमत करनी है। तो हम कोशिश करते हैं उनको जितना सपोर्ट दे सके अपने एम्प्लॉयज़ को, और उनसे रिलेटेड लोगों को। फिर कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। तो जो हमसे रिलेटेड हैं, पहले तो उनका ख्याल करना ये फर्ज आन है, उसके बाद फिर हम उसको मतलब सराउंडिंग पे ग्रो करने की कोशिश करेंगे। तो गोल यही है जी कि अल्लाह करे ये अचीव हो जाए। अल्लाह करे, बिल्कुल आपके लिए दुआएं हैं। और अरूज टीवी की फैमिली के लिए कुछ कहना चाहें? अरूज टीवी की फैमिली के लिए तो दिल की गहराइयों से दुआएं जी, बेपनाह दुआएं माशाल्लाह, क्योंकि जब भी इस फैमिली के साथ और इस टीम के साथ मुझे इंटरेक्शन का मौका मिला है, टू बी वेरी ट्रू, मुझे बहुत अच्छा लगा है। हमेशा ये लगा है कि यार फील लाइक द होम, फील लाइक विद माई ओन फैमिली। तो मैं तो उनके लिए तो ना हैट्स ऑफ टू देम। मुझे भी सच में बहुत अच्छा लगा। मुझे ये था कि एक बिजनेसमैन है तो बड़ी रूखी सूखी सी उनके साथ बात होगी, तो कैसे टाइम गुजरेगा, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं फील हुआ। मुझे बहुत एक कंफर्ट जोन में मैंने जो है आपके साथ प्रोग्राम किया, बहुत अच्छा लगा। कामरान साहब आपका आप काफ़ी राज जानने की मैंने कोशिश की है। बहुत शुक्रिया कामरान साहब, आपकी कामयाबियों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप आए, बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले प्रोग्राम में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।